बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर चैप्टर 5 ऑफ मिस्टर चैपमैन बुक से एंड चैप्टर प्रॉब्लम 5.3 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया। तो स्ट्रेट अवे आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला पार्ट कह रहा है assume that the field current of the generator in problem 5.2 had been adjusted to 4.5 एम्पियर। और फिर हमने ये सवाल सॉल्व करने, ये बाद में हम देखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 5.2 प्रॉब्लम का हवाला दिया है तो मैंने 5.2 को भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो इसके चंद एक पैरामीटर जो है उन तमाम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, टर्मिनल वोल्टेज और फेज वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को दोबारा। अब इस सवाल में दिया हुआ है कि 2300 वोल्ट, तो ये टर्मिनल वोल्टेज होता है और टर्मिनल वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज को कहते हैं। अब यहाँ पे ये वाई कनेक्टेड जनरेटर है तो ये हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। और एक फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कहेंगे फेज वोल्टेज। अब सिर्फ एक फेज के डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से तो ये इसके फील्ड वाइंडिंग शो कर रहा है और ये इसके आर्मेचर वाइंडिंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये होगा हमारा फेज वोल्टेज, इसको हम कहेंगे जनरेटेड वोल्टेज, और ये उसके रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके सर्किट का। अब आमतौर पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम फील्ड वाइंडिंग को शो नहीं करते, सिर्फ इतने पोर्शन को ही लेके चलते हैं। और मैं अपनी आसानी के लिए ये जो वोल्टेज है फेज वोल्टेज, इसको मैं लिख रहा हूँ कि फेज वोल्टेज एट नो लोड। अब जब आप इसके साथ लोड कनेक्ट कर देंगे तो इसमें वेरिएशन आ जाएगा, फेज वोल्टेज विल चेंज। और फिर इसके साथ अगर जैसे इस सवाल में कहा गया कि टर्मिनल वोल्टेज दोबारा कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले की मदद से टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट पे। व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर if it is connected to a delta connected load with an impedance of 2030। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड जिसका इम्पीडेंस 2030 है वो कनेक्ट कर रहे हैं, और उससे पहले उसने कहा था कि हमने जो करंट है उसको 4.5 पे एडजस्ट करना। तो याद रहे ये ओपन सर्किट ग्राफ दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए। द ओसीसी ग्राफ इज ऑलवेज बिटवीन द ओपन टर्मिनल वोल्टेज, that is VT no load, and the field current IF। तो अब इस केस में स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? फ्रॉम द ओपन सर्किट वी कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज और लाइन टू लाइन वोल्टेज VT नो लोड। उसके बाद वी कनेक्ट द लोड एंड कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V phi या V phase with load, एंड देन वी कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज विद लोड VT, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज जब आप ये लोड कनेक्ट कर रहे हैं, यानी आपने बैक जाना है। तो अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि इफ द फील्ड करंट इज 4.5, तो अब हम फील्ड करंट को 4.5 लेके अगर हम इस ग्राफ पे टच करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 2385। लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज है विदाउट लोड, हमने लोड के साथ कैलकुलेट करना है। तो अब पहले फेज वोल्टेज हम निकाल लेते हैं। फेज वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज में आपको पता है कि ये टर्मिनल को √3 से हम डिवाइड करते हैं तो फेज वोल्टेज आ जाता है। तो ये आ गया हमारा फेज वोल्टेज, अगेन ये नो लोड पे है। अब इस सर्किट को एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इस तरह का सर्किट है, डेल्टा कनेक्टेड लोड है और उसमें हर एक एलिमेंट की ये वैल्यू है। अब ये चूँकि वाई कनेक्टेड है और ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसकी आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इसको डेल्टा टू वाई कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके लिए ये फार्मूला यूज होता है ZY Z डेल्टा ओवर 3। तो अब हम पहले ZY कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से 6.67 एंगल 30 आ गया। अब हमारा सिंगल फेज सर्किट कुछ इस तरह से बन गया।
ये हमने कैलकुलेट किया था नो लोड वोल्टेज, जो कि फेज वोल्टेज था, लेकिन नो लोड पे फेज वोल्टेज और जनरेटेड वोल्टेज सेम होता है। तो ये आ गया, लोड हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हमने since the magnitude of the phase current and the armature current is same, एक ही चीज़ है, फेज करंट कह लें इसको, आर्मेचर करंट कह लें, and since EA is known, ये is known, we'll calculate IA as follows। तो अब करंट इसमें से जो IA करंट है वो हम इसको वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस से निकालेंगे। तो ये तमाम इम्पीडेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ अब हमें इनका मैग्नीट्यूड लेके तो हमने ये आंसर निकाल लिया। अब मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि आपके पास अगर आपके कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड पे आप इसको जाएंगे तो सिर्फ एक स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका नहीं पता तो मेरी एक वीडियो है इसके ऊपर, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ओके, अब आइए आ गया, अब हम फेज विद लोड क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड हो जाएगा। सो आई इंटू जेड, तो ये हमारा फेज वोल्टेज विद लोड। अब फेज वोल्टेज अगर विद लोड आ गया तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं, फेज को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज विद लोड आ गया 2148 वोल्ट। तो ये पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड फेज में, कह रहा है स्केच द फेजर डायग्राम। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। अगर करंट लैगिंग हो तो इस तरह ड्रॉ करते हैं हम, करंट इन फेज हो या यूनिटी पावर फैक्टर हो तो ये होता है, और करंट अगर लीडिंग हो तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो द फेज वोल्टेज ये हमने कैलकुलेट किया था अभी इसके लिए 1240 इंटू 0। अब ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था, इसका एंगल हम 0 लेंगे क्योंकि ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है, जो फेज वोल्टेज की लाइन है उसको हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो इसलिए इसके एंगल को 0 लेंगे। अब आर्मेचर करंट हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वोल्टेज ओवर जेड वाई, तो ये हमारा आर्मेचर करंट आ गया विद एन एंगल ऑफ -30, यानी ये लैगिंग है, जैसे यहाँ पे लैगिंग है तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमें लोड पता है, ये पता है, करंट हमने पता कर लिया, तो ये फार्मूला अब आ गया V5 हमारे पास आ गया, इसके ड्रॉप यहाँ पे आ गया और इसका ड्रॉप, तो ये EA हमारे पास आ गया। अब चारों पैरामीटर्स हमारे पास हैं, अब हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये रेफरेंस लाइन हमने प्लॉट कर लिया विद 0 एंगल, उसके बाद करंट हमने प्लॉट कर लिया विद -30 एंगल। अब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का है जो XSIA, ये इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो इसके ऊपर 90 डिग्री पे आप इसको ड्रॉ करते हैं, ये मैंने एक पिछले वीडियो में तफसील से इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो अब इसके पैरेलल पे आपने 90 डिग्री पे ये ड्रॉ करना होगा, तो ये हमारा XSIA, और जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ये EA आ जाएगा जिसकी वैल्यू ये है। तो ये फेजर डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब सवाल है कि व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो ये आसान है, हमें पता है एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। अब यहाँ से हमें अगर हम ये पावर डायग्राम को देखें तो ये हमारा आउटपुट होता है, ये इनपुट है, और दरम्यान में ये बहुत सारे ड्रॉप्स हैं। तो इनको अगर हम कैलकुलेट कर लें, आउटपुट को कैलकुलेट कर लें तो हम इनपुट मालूम कर सकते हैं। तो आउटपुट हम यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आउटपुट की जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट, तो एक फेज के आउटपुट क्या होगा जी, आउटपुट वोल्टेज यानी V फेज, आउटपुट करंट और कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम ये वाटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कोसाइन ऑफ थीटा 0.8 हो जाएगा यहाँ पे। ये 1240 मैग्नीट्यूड है, 186 करंट के मैग्नीट्यूड है, तो पावर आउट हो गया 554 किलोवाट। अब यहाँ पे कॉपर लॉस हमें कैलकुलेट करना होता है जो 3I²R है, तो I हमने कैलकुलेट कर लिया था 186, उसके स्क्वायर ले लेंगे, R की वैल्यू गिवन है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे
बिकॉज हम टोटल पावर मालूम कर रहे हैं। तो ये आ गया, ये दोनों चीज़ें सवाल में गिवन है। स्ट्रेनिंग गिवन है तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 0 है। तो यहाँ से अब हम इनपुट पावर हमारा आ गया 612 किलोवाट। अब फार्मूला में डाल के हम एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये एफिशिएंसी है 90.5%। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट और डी पार्ट पे। Assume that another identical delta connected load is to be parallel with the first one। तो ये तो हमारा फर्स्ट वन था। अब इसके साथ एक और पैरेलल में लोड लगा देते हैं। तो आपको ये पता है कि जब दो पैरेलल में अगर सर्किट हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। तो उसके वजह से उसकी करंट भी, उसमें करंट इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से। तो ये जहन में रहे। Okay, with the new load added, the total current flow increases at the same phase angle। अब चूंकि ये दोनों exactly same है तो phase angle में change नहीं होगा, लेकिन करंट के मिकदार में चेंज होगा। तो अब हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। पहले यहाँ तक था, अब हमने इस करंट को और आगे तक लेके चले गए। तो ये अब हमारा न्यू करंट हो गया IA डैश। अच्छा, अब चूंकि करंट इंक्रीज कर गया, देयरफॉर JX IX विल आल्सो इंक्रीज। तो अब ये JX IX इंक्रीजेस इन लेंथ एट द सेम एंगल। तो जिस एंगल पे ये पहले था उसी एंगल पे इसने इंक्रीज होना है, यानी इस वाले से इसके 90 डिग्री के ऊपर। वाइल द मैग्नीट्यूड EA मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो जो जनरेटेड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो कांस्टेंट है। तो ये इसको कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? तो प्लॉट करने का तरीका ये होगा कि आप ये जो हमारा पहले EA था, हम कह रहे हैं कि ये इसने सेम रहना। तो ओरिजिन से एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और उसके बाद इस लाइन को, इसका मिकदार हमें पता चल गया तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कितने मिकदार पे आगे गया, नहीं यहाँ से ड्रॉ करेंगे उतने मिकदार पे गया ऊपर, तो हाँ ये सही है। तो ये हमारा XAEA आ जाएगा, और ये अब तीनों पैरामीटर्स आ गए। तो ये हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम, न्यू फेजर डायग्राम इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द न्यू टर्मिनल वोल्टेज आफ्टर द लोड हैज बीन एडेड। तो अब ये जो दो लोड्स हमने ऐड कर दिए, तो इसके वजह से अब न्यू टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो हम यहाँ पे पहले हम फिर वही फेज वोल्टेज निकालेंगे, इसकी वजह से पहले करंट निकालेंगे, फिर फेज वोल्टेज निकालेंगे, और फिर टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। तो न्यू इम्पीडेंस अब हो गया इन दोनों का पैरेलल 6.67। तो पैरेलल में 3.3 एंगल 30 हो जाएगा। उसके बाद करंट हमने निकाल लिया, EA डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस। तो ये 335 एम्पेयर आ गया हमारा न्यू करंट। अब न्यू करंट आ गया तो हम निकाल सकते हैं V फेज न्यू, I इंटू Z कर लिया हमने, तो ये आ गया 117 वोल्ट V फेज न्यू। अब V फेज न्यू आ गया तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V टर्मिनल न्यू आ गया 1934 वोल्ट। तो ये हो गया पार्ट E। अब आ जाते हैं व्हाट मस्ट बी डन टू रिस्टोर द टर्मिनल वोल्टेज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये है कि ओरिजिनल वैल्यू तो ये था टर्मिनल वोल्टेज का, अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो 1934 वोल्ट है। तो इसको क्या करेंगे कि ये 2300 वोल्ट पे आ जाए। तो इसके लिए आप अगर इस सर्किट को ध्यान में रखें तो इस वोल्टेज यानी जनरेटेड वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं बाय द फील्ड करंट। तो इसको आप रेजिस्टेंस से वेरी करके फील्ड करंट इंक्रीज करके आप EA को बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से ना बढ़े तो फिर फील्ड वोल्टेज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। So to restore the terminal voltage to its original value, increase the field current IF। ये इसका आंसर है।